गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो इसलिए भी कहूँगी कि स्पेशल होने वाला है क्योंकि G20 की मेज़बानी के कुल 6 दिन भारत के पास बचे हुए हैं। 9 और 10 सितंबर को भारत ने G20 की मेज़बानी की थी और फिर उसके बाद उसने P20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में हुआ। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से G20 के देशों को संबोधित भी किया गया। G20 को हम G21 भी कहेंगे। और उसके बाद मैं COP28 के बारे में बात करूंगी जो अब UAE में वो होने वाला है सम्मेलन। चलिए विद्यार्थियों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं G20 का जो शिखर सम्मेलन है 9 और 10 सितंबर को हुआ और जो उसका थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, उसके लेकर के हो गया। 9 को शुरुआत हुई, 10 को दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ और उसी मतलब ये पहला डिक्लेरेशन है G20 में कि 73 सब्जेक्ट्स 73 विषय में सभी देशों की आम सहमति बनी। तो 73 विषय कौन कौन से थे और उन विषयों पर यदि आम सहमति बनी है तो उनको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये भी प्रक्रिया वही देश करता है जो G20 की मेजबानी करता है। तो भारत को P20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में आयोजित हुआ। चलिए समझते हैं P20 में किन बातों को लेकर के बातें हुई और P20 आखिर है क्या। जैसा कि मैं बता रही हूँ, P20 जो है IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, मतलब इसमें पूरे जो G20 के देश हैं, पूरे देशों के जो पार्लियामेंट जो उसके अध्यक्ष हैं उनका शिखर सम्मेलन हुआ 13 और 14 अक्टूबर 2023 को। अब स्वाभाविक है ये प्रश्न आता है कि G20 तो हो गया था तो P20 की क्या जरूरत पड़ी, और G20 में यदि राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था तो P20 में कौन भाग ले रहा है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पार्लियामेंट के जो सदस्य थे पीठासीन अधिकारी, उन्होंने भाग लिया था। पीठासीन अधिकारी हम किसे कहेंगे? स्वाभाविक है लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं। तो जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष लोग हैं उनका ही ये सम्मेलन था। तो उसमें संसद के जो पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया तो उसका ये देखा गया कि ये कब से ऐसा किया गया। तो जब शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, तो वही देश जो मेजबानी करता है वो बताना चाहता है सभी संसदों को, जो संसद है देशों की, उनको एकत्रित करके और उनके जो अध्यक्ष लोग हैं उनको एकत्रित करके एक स्ट्रेटजी तय होती है कि किस तरह से हम इन जो विषयों पर आम सहमति बनी है उनको हम कैसे आगे चलकर करेंगे। और स्वाभाविक है 2030 तक ले जाना है इस एजेंडे को, तो हमको कैसे करना होगा। तो ये जो P20 का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस 13 और 14 तारीख को ये आयोजन हुआ, तो इसे 4 सत्रों में बांटा गया। पहला सत्र था सतत ऊर्जा, इस पर विचार होगा। दूसरा था महिलाओं का नेतृत्व। तो स्वाभाविक है कि हम जब संसद की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व, वैश्विक संसद में महिलाओं का क्या नेतृत्व है, इस पर चर्चा होनी थी। और उसके बाद डिजिटल जो है उसके माध्यम से कि डिजिटल हम प्लेटफॉर्म को कैसे बनाएं जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, ये देखना था। और फिर एक है लाइफ पर बात करना, इसका मेन फोकस ही लाइफ पर था, जो संसदीय शिखर सम्मेलन था उसका। तो लाइफ मतलब पर्यावरण की जो हम अपने जीवन शैली कैसी अपनाएं कि हम लाइफ पर अच्छा काम कर सकें। अब यदि हम इसको देखते हैं तो जो इसके उद्देश्य हैं, सत्र तो हमने 4 भाग बांट लिए, पर इन 4 सत्रों में कौन कौन से उद्देश्य पर बात होगी। तो वैश्विक शासन में संसदीय आयाम लाना। वैश्विक शासन स्वाभाविक है, हम यहाँ G21 वाली बात कर रहे हैं। तो ये जो G21 के देश हैं, तो ये जो देश हैं G21 के दुनिया की 2/3 आबादी का तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
वैश्विक उत्पादन का ये 85% प्रतिनिधित्व करते हैं और यही देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का नेतृत्व वो करते हैं, प्रतिनिधित्व। तो अब ये देखना है कि इन देशों की जो संसदीय व्यवस्था, इसलिए इसको वैश्विक शासन कहा जा रहा है, तो इस वैश्विक शासन में संसदीय आयाम कैसे काम करेगा। दूसरा, जागरूकता बढ़ाना। बच्चों में एक बात हमेशा कहती हूँ, जागरूकता तभी बढ़ाई जाती है जब कोई, यदि छात्रों के लिए या संसद के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जागरूकता तभी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष में उस जनता विशेष को जागरूक करा जाता है। तो जागरूकता के लिए जो अपन अभियान चलाते हैं, तो जागरूकता को निश्चित है रूप से बढ़ाना पड़ेगा, उस मुद्दे पर बात हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को के लिए हमको समर्थन बनाना। मैंने आपको बताया 73 विषयों पर आम सहमति बनी, तो ये तो स्वाभाविक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हुई क्योंकि इतने देश भाग ले रहे थे, तो उनका हमको समर्थन कैसे मिलना पड़ेगा। स्वाभाविक है, यहाँ राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई, यहाँ हम संसद के पीठासीन अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, उनके बीच इन प्रतिबद्धताओं को हम लाएंगे, उस पर डिस्कस होगा। फिर अब इनका ये जो हम लोगों ने G20 में जो प्रतिबद्धता हुई है, अब उसका हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे। बच्चों, मैं एक हमेशा बात बताती हूँ कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जब कार्यपालिका है, अपने स्वाभाविक है, संसद के 3 अंग हैं, उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति। तो अब जब क्रियान्वयन होगा तो स्वाभाविक है, क्योंकि अपन वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो संसद के जितने पीठासीन अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो नीतियों पर नीतिगत निर्णय स्वाभाविक संसद में लिए जाएंगे। ये जो नीतिगत लिए गए, यहाँ भी नीतिगत निर्णय लिए गए क्योंकि यहाँ राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग थी, और उस नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो संसद में अभी नीतियां बनेंगी। हर देश अपनी अपनी नीतियों का क्रियान्वयन, पहले तो नीति बनाएगा फिर उनका क्रियान्वयन होगा। तो क्रियान्वयन कैसे होगा, इसमें वैश्विक पटल पर ये बात हुई। फिर उसके बाद ये देखना है क्रियान्वयन कैसे होगा, सरकारों के बीच, संसदों के जो सांसद, उनके संसदों के बीच जो जुड़ाव होगा, उस पर हमको बात करना है। और जितने भी विषयों पर आम सहमति बनी है, तो 2030 तक हम इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करके ले जा सकते हैं, इस पर हमको बात करनी होगी। ठीक, इन मुद्दों पर बात हुई कब, 13 और 14 अक्टूबर को। ये तो हमने देखा G20 के बाद। ठीक, अब एक बात आ रही है COP28 की। बच्चों, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जो COP28 है, इस पर भी ये अपने यहाँ जब संसदीय अधिवेशन हुआ, जो अपना शिखर सम्मेलन, उस पर बात हुई है। मगर उससे पहले बताना चाहूंगी, जो कि अभी भारत के पास सिर्फ 6 दिन के लिए G20 की वो मेजबानी उसकी बची है, उसकी अध्यक्षता बची है। तो जब 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन हो रहा था, दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनी थी, तभी मोदी जी द्वारा कहा गया था कि अब तो मिलना संभव नहीं होगा, मैं वर्चुअल रूप से मिलूंगा, आप लोगों को संबोधित करूंगा, आप लोगों से रूबरू होना चाहूंगा। तब उन्होंने क्या किया कि 22 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से संबोधित किया गया। सभी राष्ट्राध्यक्षों के बीच वो बैठे और उन्होंने वर्चुअल रूप से अपनी बातें कही। कई बातें उन्होंने कही हैं, चलिए मैं मुख्य बिंदु बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अस्वीकार्य है, नागरिकों की मौत कहीं भी हो वो निंदनीय मानी जाएगी, मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। स्वाभाविक है, जो इस समय युद्ध का जो वातावरण चल रहा है यूक्रेन में, उनका इशारा उस ओर था। हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध मानवता के प्रति आवाज बुलंद करेंगे। हमसे उनका तात्पर्य G21 के सभी देशों से था। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगी बच्चों, जब ये G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था, मेरे द्वारा 2 वीडियो बनाए गए हैं। एक G20 क्या है, फिर दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, उसको आप जरूर देखिएगा। मैं इसी में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उनका अगला संबोधन में उन्होंने कहा 16 देशों के 50 से भी ज्यादा DPI जुड़े और देशों को जुड़ने की और उम्मीदें हैं। DPI इम्प्लीमेंट करने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड स्थापित करना का जो प्रस्ताव रखा है, उस पर हमको अमली जामा पहनाना होगा। भारत की ओर से
$25 मिलियन की प्रारंभिक राशि भी जोड़ने की घोषणा उन्होंने की है। मतलब 20 अरब 75 करोड़ रुपए भारत G20 में इन्वेस्ट करेगा। कार्बन कम करने के लिए के साथ साथ हमको वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था करनी होगी। कार्बन कम करने वाली बात है। अभी बच्चों में आपको COP28 बताऊंगी जस्ट इसके बाद, तब आप समझिएगा कि ये कार्बन कम करने की बात क्यों हो रही है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना तक ले जाने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट को मजबूती देने के लिए उन्होंने बताया कि मैं विधायिका में महिला आरक्षण जो फैसला हुआ है, नारी वंदन अधिनियम। बच्चों में बताना चाहूंगी कि जब ये संसदीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो जो एक सत्र चला महिलाओं का नेतृत्व, स्वाभाविक है इस मुद्दे पर बात हो रही थी। और मैंने आपको पहले बताया कि वैश्विक स्तर पे संसद में महिलाओं की क्या स्थिति है, उस पर बात हो रही थी। रूस में भी महिला सांसद हैं। सबसे बड़ी बात, जो इसमें संसदीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो मैक्सिको से 2 महिलाएं आई, दोनों पीठासीन अधिकारी महिलाएं थीं। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो भारत है मैक्सिको से बहुत कुछ सीखना चाहेगा। हमने नारी वंदन अधिनियम लागू कर दिया है, उसको अभी अधिनियम लागू होगा तब हमारे पास जो व्यवस्था होगी। अभी तो मान लीजिए हमारे पास भारत में 543 जो सांसद हैं उनमें 82 महिलाएं हैं, परंतु जब ये हमारा अधिनियम प्रभावी हो जाएगा तो 181 महिलाएं हमारे संसद में आ जाएंगी, भारतीय संसद में। पर यदि अभी देखा जाए तो वो जो सूचकांक चल रहा है महिलाओं की विश्व में रैंकिंग का, तो मैक्सिको जो है उसने विशेष रैंकिंग प्राप्त की है। पहले वो 9वें स्थान पर था, अब वो 4थे स्थान पर आया है। तो निश्चित है कि मैक्सिको ने अपना एक स्थान ऊपर किया है, कई पायदान वो ऊपर चढ़ा है। तो ओम प्रकाश बिरला जी ने कहा कि हमारा भारत मैक्सिको से सीख लेगा, मोटिवेट होगा और हमारे भारत में महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि अभी हमारा जो 149 देशों में भारत का स्थान, 185 देशों में भारत का स्थान 141वां है, परंतु नारी वंदन अधिनियम लागू होने से 33% जब आरक्षण महिलाओं को अब लागू हो गया है, तो निश्चित है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसी नारी वंदन शक्ति का जो वुमेन लेड डेवलपमेंट पर मजबूती देने की बात प्रधानमंत्री जी ने उस प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने फिर कहा कि जो UAE में जो होने वाला है COP28, उसमें जो काम किया जाएगा, ठोस कदम उठाने की बात उसमें होगी और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना तक ले जाने का प्रावधान है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है ताकि व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार कनेक्टिविटी से जुड़े और डिजिटल हो करके व्यक्ति, पूरी जो जनता है, इससे जुड़ करके हर पेपरलेस वर्क भी होगा और व्यक्तियों की रुचि भी बढ़ेगी और उनके ज्ञान का संवर्धन भी होगा। अब मैं बताना चाहूंगी COP28। बच्चों में बात कर रही थी COP28 की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी COP किसको कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन। उसमें विश्व के लगभग 197 देश और यूरोपीय संघ ये भाग लेते हैं। 28वां जो सम्मेलन है वो UAE में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में होगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है COP28, क्योंकि ये 28वां शिखर सम्मेलन होगा। 27वां शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ था। अब मैंने COP28 इसलिए लिया कि जब अपन ने अभी देखा कि जो P20 भारत में हुआ
उसमें COP28 की बात हुई है। इसलिए बात हुई है कि जो COP28 है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को दुबई में होने वाला है। और स्वाभाविक है, अभी हमने भारत ने अपने आज़ादी के अमृत काल में G20 सम्मेलन कराया, P20 कराया, प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल संबोधन भी हो गया, और इधर भारत की मेजबानी के 6 दिन बचे हैं और हम जब 30 नवंबर को ही वहां पर अधिवेशन शुरू हो जाएगा। तो 30 नवंबर से पहले इसलिए वहां चर्चा होने लगी कि ये COP28 में यही G20 के जो सदस्य देश हैं इन्होंने बात करना शुरू किया। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा था जलवायु परिवर्तन। अभी अब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, मौसम तो बदलता ही है, परंतु जलवायु उसको कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्रफल में वो जो रहता है क्लाइमेट लगभग 30 वर्षों तक वो स्थिर बना रहता है। परंतु अब क्या वजह है कि क्लाइमेट चेंज का जो है वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं और बहुत हानिकारक कारण हैं। स्वाभाविक है उस मुद्दे पर चर्चा G20 में भी हुई, दिल्ली डिक्लेरेशन में भी आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा, और अब 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक उस पर चर्चा भी होगी। अब अपन को ये देखना है, प्रश्न ये उठता है, अभी कल का मैं न्यूज़पेपर देख रही थी तो एक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, मैंने एक आर्टिकल, उसमें था कि कहीं हम जलवायु परिवर्तन की लड़ाई हार तो नहीं रहे हैं। उसमें मैंने एक चीज पढ़ी तो मैं बड़ी खुद चिंतित हो गई थी, क्योंकि उसमें लिखा था कि 17 नवंबर जो बीत गया है, लगभग एक सप्ताह पहले 17 नवंबर 2023 को दैनिक औसत वैश्विक तापमान को हम लांघ चुके हैं, 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा हम लांघ चुके हैं। तो स्वाभाविक है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन जिसे कहते हैं वो हम क्रॉस कर चुके हैं। जब औद्योगिक युग आया तो 18वीं शताब्दी के बाद माना जाता है, परंतु हम 19वीं और 20वीं शताब्दी से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो इससे पूरा विश्व का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि हमने जब पेरिस सम्मेलन की बात की थी तो उसमें ये कहा था 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम बनाए रखेंगे, वैश्विक तापमान हमको ऐसा बना के रखना चाहिए, और जो हमारा ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसे भी हमें सही रखना चाहिए। परंतु हम देख रहे हैं कि 2019 में से ही मामला और ज्यादा गड़बड़ाने लगा है, और हमने कहा था कि हम उसे 43% कम करेंगे, जबकि देखा जाए तो हम तो दोनों ही स्थितियों को क्रॉस कर चुके हैं। वास्तविकता यदि देखी जाए तो यह है कि सिर्फ 2020 में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन था वो थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि सिर्फ कोरोना का, क्योंकि हम कितने % कम करे थे, हमारा था 4.7% हमने कम किया था। क्यों? कोरोना काल में क्योंकि वाहन व्यवस्था ठप हो गई थी, औद्योगिक जो इकाइयां थी, संसाधन थे, उनमें उत्पादन नहीं हो रहा था, तो हमने उत्सर्जन को कम कर दिया था। परंतु अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और 2019 के बाद अपन देखें 19-22 में हमने लगभग इतनी वृद्धि कर ली है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, क्योंकि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें लाना है, जबकि वो ऐसा देखने में नहीं लगता। और यदि हमको 2030 का देखिए, मैंने अभी आपको जब बताया, जब दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हुई, G20 में दोनों दिन बात हुई, P20 में बात हुई, और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, दोनों ने कहा हम अपने इस एजेंडे को 2030 तक ले जाएंगे। और जब हम 2030 तक की बात करते हैं तो हमको लक्ष्य रखना पड़ेगा अपना 9%,
हमको 9% कटौती करनी पड़ेगी, तब कहीं जा करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अपन ने अभी देखा कि हम दोनों ही कंडीशन में स्थिति को क्रॉस कर चुके हैं। तो जलवायु परिवर्तन इतना ज्वलंत मुद्दा है और ये इसलिए G20 पर में ये बातें हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो COP है, हर वर्ष इसमें वर्ष दर वर्ष चर्चा होती है। ये उम्मीद की जा रही है, अब स्वाभाविक है कि कैसे इन मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसे इन परसेंटेज को हम कम कर सकते हैं ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचा सकें। आपको बायोडाइवर्सिटी पर समझना होगा, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरा एक संबोधन है, मैंने एक सेमिनार में संबोधित किया था, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी। यदि आप उसे समझ लेंगे तो ये जो आज का जलवायु परिवर्तन है, इसे हमें समझने में आसानी होगी। बच्चों, चूंकि जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो आप लोगों को P20 नहीं बना, तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को G20 से लेके P20, COP28, प्रधानमंत्री का जो वर्चुअल उद्बोधन था उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने में ये वीडियो कहाँ तक सहायक हुआ है। अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।